हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जीवों का विकास का पार्ट 4, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है चयन और विकास, सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग कल का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। हमारा कल का क्वेश्चन था, क्या इन सभी के कार्य एक हैं? यदि नहीं तो ऐसा क्यों हुआ हो? क्या सजातीय लक्षण प्रदर्शित करने तो सजातीय लक्षण प्रदर्शित करने वाले जंतुओं के सभी के कार्य एक नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी जीवों में क्या है, समय के अनुसार बदलाव होता रहता है, जिसके कारण उसमें क्या है, धीरे धीरे उसमें क्या है, कैरेक्टर्स और कुछ एबिलिटी में क्या है, चेंजेस होता जाता है, जिसके कारण एक लंबे समय के बाद एक न्यू प्रजाति इस पूरे विश्व में दिखाई देता है, जिसके कारण उसका उत्पत्ति तो सेम रहता है, किंतु उसका जो कार्य है उसमें इस प्रकार से जीवों में के कार्य में भिन्नताएं होती है। कुछ अन्य लक्षण जैसे तितलियों और पक्षियों के पंखों का कार्य समान है, पर उनकी उत्पत्ति एक समान नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि तितलियों और पक्षियों के पंखों का कार्य तो समान है, क्या है, उड़ने का, किंतु उसका उत्पत्ति उसकी उत्पत्ति में समानता नहीं है। एक तरफ जहां पक्षी का पंख उसके अग्र टांग आगे के टांग से बना है, वही तितलियों का पंख उनकी टांग से नहीं बल्कि मुख्य रूप से त्वचा से बना है। जैसे कि पक्षियों की क्या है, कार्य तो समान है, किंतु उसकी जो उत्पत्ति है उसमें भिन्नता है। जैसे कि पक्षी का पंख उसके आगे के टांग से बना है, किंतु तितलियों का पंख है उसके टांग से नहीं बल्कि मुख्य रूप से त्वचा से बना। इस प्रकार के लक्षणों को समवृत्ति लक्षण, एनालॉगस कैरेक्टर कहा जाता है, जो यह दर्शाता है कि इनके पूर्वज अलग अलग थे। तो समवृत्ति लक्षण या एनालॉगस कैरेक्टर किसे कहते हैं? तो समवृत्ति लक्षण उसे कहते हैं कि जीवों के कार्य में तो समानताएं रखते हैं, किंतु उसके उत्पत्ति और रचना में क्या रहता है, भिन्नता रहता है। अर्थात सजातीय लक्षण ऐसे लक्षण हैं जिनकी उत्पत्ति एक जैसी बल्कि कार्य अलग है, और समवृत्ति लक्षणों में उत्पत्ति अलग अलग है पर कार्य एक जैसे है। तो आप लोग समजात एवं समवृत्ति लक्षण में याद रखना कि सजातीय लक्षण उसे कहते हैं जिसमें जीवों की उत्पत्ति एवं संरचना में क्या है, समानता रहता है, कि इसको उसके कार्य में भिन्नता रहता है। समृद्धि लक्षण जस्ट सजातीय लक्षण के उल्टा होता है, अपोजिट होता है, कि समृद्धि लक्षण में जीवों की कार्य में समानता रखता है, किंतु उसकी उत्पत्ति एवं रचना में भिन्नता रखता है, उसको समृद्धि लक्षण कहते हैं। तो चलिए आज के हमारे टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, चयन और विकास, सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन। बीगल का सफर खत्म हुआ तो डार्विन इंग्लैंड लौटकर अपने अध्ययन का विवरण तैयार करने लगे। जब बीगल का सफर खत्म हुआ तो डार्विन ने क्या, इंग्लैंड लौटा और तथा अपने जो भी अवलोकन या फिर कोई अनुभव प्राप्त किए थे पूरे सफर के दौरान उसको विवरण तैयार करने लगे। उनके दिमाग में उन दिनों चल रहे कृत्रिम चयन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, यानी मनुष्य द्वारा अपनी इच्छा अनुसार लक्षणों का चयन कर जानवरों और पौधों की अलग अलग प्रजाति तैयार किए जाने की बात थी। तो कृत्रिम चयन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन किसे कहते हैं? तो मनुष्य द्वारा अपनी इच्छा अनुसार लक्षणों का चयन कर जानवर या पौधों की अलग अलग प्रजाति तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कृत्रिम चयन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं। उनके मन में यह विचार आया कि अगर मनुष्य नई प्रजाति तैयार कर सकता है तो क्या प्रकृति में दिखने वाले इतने विविध जीव प्रकृति में निरंतर होने वाली किसी चयन प्रक्रिया का नतीजा है? तो हाँ, उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक चयन। प्रकृति के द्वारा होने वाले चयन को क्या कहते हैं? प्राकृतिक चयन। जैसे कि पूरे जीवों में क्या है, चेंजेस आता है, बदलाव आता है समय के अनुसार, समय और कोई भी जीवों का विकास होता है, ये सभी क्या है, प्रकृति के रूप पर निर्भर रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक चयन। मनुष्य द्वारा पसंदीदा लक्षणों का चुनाव कर जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मनुष्य द्वारा पसंदीदा लक्षणों का चुनाव कर जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को कृत्रिम चयन आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहा जाता है। डार्विन ने इसी के आधार पर सुझाया कि प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, यानी प्रकृति में स्वतः चलने वाली चयन की प्रक्रिया से दुनिया के अधिकांश जीवों की उत्पत्ति हुई है। डार्विन ने बताया कि प्राकृतिक चयन के द्वारा ही पूरे विश्व के अधिकांश जीवों की उत्पत्ति हुई है। प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया को समझने के लिए पृष्ठ क्रमांक 340 में इस अध्याय संबंधी परियोजना कार्य जरूर करें। जब आप लोग इस चयन और विकास से संबंधित परियोजना कार्य करेंगे तब इस क्वेश्चन का आप आंसर इजीली दे पाएंगे। जैसे कि है, परियोजना कार्य से प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया के बारे में हमारी क्या समझ बनती है,
क्या प्राकृतिक चयन, कृत्रिम चयन। क्रियाकलाप 2, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इन्हें देखकर तर्क सहित बताइए कि चित्र में किस प्रकार का चयन दर्शाया गया है। चित्र 9, मूली के खेत पर बाढ़ का प्रभाव। मूली का खेत बाढ़ से कुछ, यह प्राकृतिक चयन को दर्शाता है। कैसे? क्योंकि ये पहला है जिसमें चित्र दिखाया गया मूली का खेत, दूसरे बाढ़ से कुछ पौधों का बह जाना। तो ये बाढ़ क्या है? बाढ़ प्राकृतिक है, जिसके कारण क्या है, मूली के खेत के जो पौधे हैं वो क्या है, बह गए। लेकिन बाढ़ के पश्चात भी कुछ मूली के पौधे बचे हैं, मूली के खेत में बचे पौधे, जिसको यह दर्शाता है कि प्राकृतिक चयन को दर्शाता है। क्या आप जानते हैं यह कृत्रिम चयन का ही नतीजा है कि आज धान, गेहूं इत्यादि की हजारों किस्में पाई जाती हैं। सब्जियों में भी कई किस्में और प्रजातियां मनुष्य द्वारा चयन का नतीजा है। कृत्रिम चयन का ही परिणाम है कि आज हम बहुत सारे फसलें या फिर आज देख पाते हैं, जिसके यहाँ पर दिया गया है कि सरसों की प्रजातियां मनुष्य द्वारा सब्जियों के खाए जाने वाले भाग, नमक रोल का तना, मूली का जड़, ब्रोकली का पुष्प कलिका एवं तना, सरसों का पार्श्व पर्ण कलिका, पत्ता गोभी का पर्ण कलिका एवं फूल गोभी का पुष्प कलिका। डार्विन के बीगल यात्रा के लगभग 20 साल बाद एक और वैज्ञानिक इंग्लैंड से अमेरिका तथा एशियाई द्वीपों तक बीगल जैसे खोज यात्रा में निकले थे। यह अल्फ्रेड रसेल वेलेस था। तो जो अल्फ्रेड रसेल वेलेस था ना, वह डार्विन के बीगल की यात्रा से लगभग 20 इंग्लैंड से अमेरिका होते हुए क्या एशियाई द्वीपों तथा बीगल जैसी खोज यात्रा में निकले। मुख्य रूप से तितलियों और कुछ स्तनधारी जीवों का अध्ययन किया और डार्विन जैसे निष्कर्ष पर पहुंचे। तो क्या है, अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने मुख्य रूप से तितलियां तथा कुछ स्तनधारी जीवों के रूप में कुछ स्तनधारी जीवों का अध्ययन किया और डार्विन जैसे निष्कर्ष पर पहुंचे। सुझाया कि प्रजातियां पूर्ववर्ती प्रजातियों से ही उत्पन्न होती है, और उसने भी बताया कि प्रजातियां पहले से स्थित जीवों की प्रजातियों से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि पृथ्वी में कोई भी जीव का विकास अचानक से नहीं होता, वो पहले से स्थित जीवों से ही होता है। अगला टॉपिक है विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। गहन अध्ययन, कई जीवों के अवलोकन एवं कई प्रमाण जुटाने के पश्चात डार्विन और वेलेस मिलकर इस नतीजे पर पहुंचेगी। तो चलिए देखते हैं कि डार्विन और वेलेस ने विकास के सिद्धांत को किस प्रकार से प्रतिपादित किया। तो पहला है, जीवों में विविधता पाई जाती है, जिसके कारण उनके जीने की क्षमता में भी थोड़े बहुत अंतर पाए जाते हैं। कोई कम जीता है तो कोई ज़्यादा, किसी की कम संतानें होती है तो किसी की ज़्यादा। जिनके जीने की क्षमता ज़्यादा होती है वही परिवेश में ढलकर जीते हैं और उनकी एक नई प्रजाति दिखाई देती है। ये सही बात है कि जीव में क्या है, विभिन्नताएं पाई जाती है, जिसके कारण कोई जीव क्या है कम जीता है, कोई तो ज़्यादा जीता है, किसी की कम संतानें होती है तो किसी की ज़्यादा संतानें होती है। ये क्या है, जीवों की विविधता पर डिपेंड करता है, उसके जीवों में पाई जाने वाली विविधता पर निर्भर करता है। जो जीव इस प्रकृति के परिवेश में जो ढल जाता है वही एक लंबे समय के पश्चात एक नई प्रजाति के रूप में दिखाई देता है। विश्व में प्रजातियों की रचना एक झटके में ही नहीं बल्कि पहले से मौजूद प्रजातियों से होती है। सही बात है कि कोई भी जीव का कोई उत्पत्ति होता है या फिर कोई जीव का विकास होता है इस पूरे पृथ्वी में, तो वह पहले से स्थित जीवों से ही क्या होता है, उत्पन्न होता है। क्योंकि कोई भी जीव अचानक से उत्पन्न नहीं होता है। विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है, इसलिए विकास की प्रक्रिया को एक शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है। बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति है वह एक समान पूर्वज से हुई, जिसके कारण विकास की प्रक्रिया को क्या है, शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं चित्र 10 में डार्विन का बनाया चित्र विकास का शाखित पेड़। किसी भी जगह की जनसंख्या में पाए जाने वाले जीवों में विभिन्नताएं होती है। इनमें से कुछ विभिन्नताएं ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, क्योंकि सभी जीव में क्या है, पहले से अपने जीव से उत्पन्न होता है या अपनी पूर्वज से उत्पन्न होता है, जिसके कारण उसमें कोई भी कुछ विभिन्नता या फिर कोई कैरेक्टर्स या फिर कोई एबिलिटी है वह एक जीव से दूसरे जीव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या है, जाती है। चित्र 10 फिंचों की वंशावली का शाखित पेड़। जैसे कि आप फिंचों की वंशावली का शाखित पेड़ देख सकते हैं दक्षिणी अमेरिका के इलाके के वेद फिंच के चित्र। तो दक्षिणी इलाके के फिंच के बहुत सारे चित्र है, जिसके आप देख सकते हैं इसके पूर्वज एक है, किंतु लंबे समय के बाद इस फिंच में क्या है, समय के अनुसार परिवर्तन आता गया, जिसके कारण बहुत सारे फिंचेस है जो कि एक दूसरे से क्या है, भिन्नता रखते हैं।
जिसके कारण एक नए प्रजाति का विकास हो। हर प्राणी विशेष का अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनमें कुछ खास विभिन्नताएं होती है। एक प्रजाति में यह विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है, तो धीरे धीरे संतान पीढ़ी जनक पीढ़ी से भिन्न होती रहती है और एक नई प्रजाति का रूप ले लेती है। प्रजातियों का विकास पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचने वाली कुछ विभिन्नताओं से होता है और किसी परिस्थिति में लाभदायक सिद्ध होती है। तो हर प्राणी में क्या है, कुछ विभिन्नता होते हैं जिसके कारण वह एक दूसरे से क्या रखते हैं, भिन्नता रखते हैं। और कुछ जीवों में क्या होता है, कुछ भिन्नता होते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं, जिसके कारण उसकी संतान पीढ़ी तथा उसकी जनक पीढ़ी में विभिन्नता होती है तथा यह लंबे समय के बाद यह प्रक्रिया चलते रहता है, जिसके कारण कुछ जीवों में भी क्या है, एक लाभदायक होता है। क्यों? क्योंकि वह उस समय के अनुसार तथा उस परिस्थिति के अनुसार उस परिवेश में ढलता है, जिसके कारण वह लंबे समय तक उसका अस्तित्व रहता है। लाभदायक भिन्नताओं वाली विविध प्रजातियों किसी आवास में पनपने लगती है और समय के साथ इन प्रजातियों की आबादी में वृद्धि होती रहती है, जो पहले से उपस्थित प्रजातियों की आबादी को प्रभावित करता है। सही बात है, जो कि लाभदायक भिन्नताओं वाली विविध प्रजाति हैं जो कि प्रकृति के अनुसार उस समय क्या होता है, आसानी से ढल जाते हैं। वह समय के अनुसार में उसमें क्या है, प्रजातियों में वृद्धि होता है, जिसके कारण जो पहले से स्थित जीव है उसकी संख्या से अधिक हो जाता है, जिसके कारण वो जो पहले से स्थित है वो जीव को उसको प्रभावित करता है। उस आवास में जीने के लिए ज़्यादा सूक्ष्म प्रजातियां की आबादी अन्य प्रजातियों की आबादी का स्थान लेने लगती है। इस प्रकार प्रजातियों की आबादी में क्रमशः बदलाव होता है, जिससे जीवों का विकास चलता रहता है। तो क्या है, उस जीव जो कि लाभदायक जीव है, जो कि परिवेश के अनुसार ढलता है, जिसके समय के अनुसार क्या है उसमें क्या होता है, वृद्धि होता है। उस समय के अनुसार क्या है, उसमें ग्रोथ होता है, जिसके कारण वह जो पुराने से स्थित जीव है उससे क्या है, उसकी संख्या ज़्यादा हो जाता है। यही प्रक्रिया पृथ्वी में चलता रहता है। क्या आप जानते हैं डार्विन का साकिब पेड़ 5 जगत के संदर्भ? चलिए देखते हैं कि डार्विन ने अपने डार्विन ने जीवों को 5 जगत में बांटा, जिसमें है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा है पौधे और चौथा है जंतु और पांचवा है फंजा। क्या डायनासोर का विलुप्तीकरण किसी सक्षम प्रजाति के विकास के कारण हुआ है? इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।